सुनील भाई साहब, दो तीन चीजें। एक तो मेरे एक दर्शक है वो कह रहे हैं, जय बचावत जी हैं, कि नीतीश जी आप प्रेडिक्शन आप भैया हम सब लोग इसमें इतने लोग बैठे हैं, कोई नजमी नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं करता है। हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से अपना कुछ समझाते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों में से भाई कुछ लोगों को ये लगता है कि देश के लिए, भाई हम सब लोगों के लिए देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान, संविधान और लोकतंत्र के लिए क्या ठीक होना चाहिए, ये भी कभी कभी उपाय बताने की या उस पर चलने की कोशिश करने की बात करते हैं। तो प्रिडिक्शन कहीं नहीं है। कभी कभी ये लगता है कि जैसे डॉक्टर कहता है ना, सुबह थोड़ा वॉक करिए, सैर करिए, खाना घी मत खाइए ज्यादा। तो उसी तरह से कभी कभी संविधान लोकतंत्र की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसको आप प्रेडिक्शन मत कहिए। मैं सुनील जी, दो चीजें, कल एक और खबर आई, वो मैं सिर्फ इसलिए कह दे रहा हूं कि कितना कंट्रोल है अब। एक तरफ ईडी, मतलब ये स्टेट किस तरह से कंट्रोल कर रही है, वो जो पुतिन की याद दिला रहे हैं। स्टेट एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को उसके घर पे जाके बैठ जा रही है और दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी कर रही है कि जरा बॉर्डर सील करो, ये बॉर्डर से ना निकल पाए। मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा उसमें लिखा हुआ है कि बॉर्डर सील करवाने का एक चीफ मिनिस्टर है, बॉर्डर वो कहां भागे जा रहे थे भाई, वो टेक ऑफ ना कर पाए, उनका जहाज पकड़ लो, ये कर लो। एक तरफ तो एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ये है, दूसरे जो धर्म गुरु जी हमारे शंकराचार्य जी हैं, अब मुक्तेश्वरानंद जी, वो कल ज्ञान व्यापी जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये तो मेरा मतलब मैं शंकराचार्य है ना, तो ये शंकराचार्य जाके ज्ञान व्यापी करे क्या करेंगे, उनको परमिशन नहीं। अरे भाई, शंकराचार्य को धार्मिक स्थल पे जाने की मतलब ये अजीब अजीब चीज लगती है, उसको परमिशन चाहिए। कल के दिन अब हो जाएगा, अगर जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि सुनील जी को अपने घर जाने के लिए परमिशन कहीं थाने में जाके लिखवाएंगे कि मैं घर जाऊंगा, साहब परमिशन है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन शायद ये आने वाले दिनों की है। जिस तरह से ईडी को एक्टिवेट किया गया है, सारी वो जगहें जहां पे बीजेपी को दिक्कत है, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, उन सारे नेताओं को अब एक साथ उनके ऊपर धावा बोल दिया गया है। तो जो खड़गे जी ने कहा है वो आने वाले समय की चेतावनी है, नंबर एक। और दो, ओडिशा पे भी थोड़ा सा एक, अगर आप एक छोटा वक्तव्य दे पाए। धन्यवाद आनंद जी। ये तो सही है कि अगर आप अपने काम काज में विपक्ष को अहमियत नहीं देंगे, विमर्श को अहमियत नहीं देंगे, संसद में बहस को बढ़ावा नहीं देंगे, संसद में पेश होने वाले बिलों को सेलेक्ट कमेटी में भेज करके उसका गुणदोष के आधार पर विवेचना नहीं करेंगे, तो जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं खड़गे साहब, वो तो निर्मूल नहीं है। इस देश की सरकारों ने विपक्ष को कितना महत्व दिया है, ये सबके सामने है, कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष के नेता थे, उस समय ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने सोनिया गांधी को एक फोरम पर, अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भेजा था। ये कोई ईसा पूर्व का इतिहास नहीं ना, हमारे आपके सामने का इतिहास है। और आज विपक्ष के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई, विपक्ष के लोगों को अपने राजनीतिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। तो जो अंदेशा, जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं खड़गे साहब, एक राजनीतिक के रूप में जो उन्होंने अब तक के देखा है, इतने लंबे साल का जो उनका संसदीय अनुभव है, तो ये आशंका तो निर्मूल नहीं हो सकती। उसके पीछे तो उनका आधार है। अगर आप जो बहुत लंबे समय से उपचुनाव लंबित हैं, वो उपचुनाव आप कराएंगे नहीं, राज्य का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। उस अस्तित्व को खत्म करने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका भी आप पालन नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के भी आप एक जो आश्वासन देंगे उसको भी आप पूरा नहीं करेंगे। तो संकेत किस तरफ है? यह जरूर है कि पुतिन और भारत के में फर्क है, वहां पे कोई अन्य दल नहीं है। और कम से कम भारत देश एक विविध संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। यहाँ पे ये उम्मीद करना कि उस तरह का प्रतिकार नहीं होगा जिस तरीके से रशिया में नहीं हुआ, मुझे लगता है कि यह इस देश के साथ न्याय नहीं है। इस तरह का निर्णय या इस तरह का निष्कर्ष इस देश के साथ
बहुत तर्कसंगत नहीं है। यहाँ भी लोगों में प्रतिकार करने की क्षमता है। ये जरूर है कि आप पे प्रतिकार करने की क्षमता हो, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जिस तरफ बढ़ना चाहता है वो बढ़ना तो वहां रुक जाएगा, जो खड़गे साहब कह रहे हैं, तो वह आशंका निर्मूल नहीं है उनकी। इसको आप ये सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि अगर हम अभी हाल में जो घटना हुई, एक तरफ चंडीगढ़ के मेयर के उपचुनाव में निर्वाचन अधिकारी छुट्टी पर ही इस आधार पर चुनाव नहीं होगा, ये तो मतलब इस तरह का कारण हमने जीवन में पहली बार सुना है। छोटा सा 30-35 लोगों का वोट डालना है, कौन सी बीमारी है आपको? और ये मतलब कहीं से बात तर्कसंगत नहीं लगी। उसके बाद आज जब चुनाव हुआ तो पता चला कि 8 वोट आपने निर्दलीय अवैध घोषित कर दिया और आपने उसको दिखाया भी नहीं। चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्ष और तटस्थ निर्वाचन का सबसे मौलिक तत्व है। अगर आप कोई बैलेट पेपर रद्द कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आधार है जिसके आधार पर मैं इसको नहीं मान रहा हूं। लेकिन आप दिखाएंगे अभी नहीं और आप रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद अगर कोई आपत्ति व्यक्त करेगा तो आप कहेंगे कि आप न्यायालय जाइए। यह एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का तरीका नहीं है। चुनाव में अगर आप विपक्ष को स्थान नहीं देंगे, विपक्ष के लोगों को अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने की इजाजत आप नहीं देंगे, तो फिर क्या है? आप कह सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो क्या उसकी जांच नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन चुनाव के मौके पे ही होगी। क्या पिछले 10 सालों ये जितने मामले आप जांच कर रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच कर रहे हो, चाहे आप डीके शिव कुमार के खिलाफ आप जांच कर रहे हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता महाराष्ट्र का है, कांग्रेस का कोई नेता महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, क्या यह मामले कल दर्ज हुए हैं, परसों दर्ज हुए हैं, महीने भर पहले दर्ज हुए हैं? ये सब के सब पुराने मामले हैं। और क्या अब तक इनकी जांच नहीं हो पाई? और क्या इनके अगर जांच हो गई तो क्या आरोप पत्र नहीं दाखिल हो पाया? अभी तक जांच की प्रक्रिया में ही है, इसलिए संदेह पैदा होता है। दूसरी चीज कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार की शिकायतें यह केवल और केवल विपक्षी दलों के खिलाफ ही है, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ किसी का आरोप नहीं है? या यही जिस हेमंत सोरेन के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में सत्ता में आई तब उसने रघुवर दास के तमाम मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाए थे, उनका क्या हुआ? उनकी जांच का क्या सिलसिला हुआ? जिनके खिलाफ आपने स्वयं, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं आरोप लगाए थे, हेमंत बिस्व शर्मा साहब के खिलाफ कौन कौन से आरोप नहीं लगाए गए थे? वो आपकी पार्टी में चले जाएंगे तो उनके खिलाफ जांच नहीं होगी। तो फिर कैसे मान लिया जाएगा कि जो आप जांच कर रहे हैं, जिन आरोपी की बात आप कर रहे हैं, वह तटस्थ है या ईमानदारी से करना चाहते हैं? वो उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं है, ये कैसे कोई स्वीकार कर लेगा? तो यह अगर यह विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई होगी तो वह जो अंदेशा खड़गे साबित कर रहे हैं उसको आप निर्मूल नहीं कर सकते। और जनता को आगाह करना एक नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है। चुनाव सवाल इस बात का, छोटा सा उदाहरण है कि अगर इस देश के तमाम लोगों को ईवीएम के उपयोग पे संदेह है और वो संदेह जाहिर करने वाले सामान्य लोग नहीं है, सामान्य लोग मतलब जिनकी कोई पहचान नहीं है या बौद्धिक रूप से वह संपन्न लोग नहीं है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकुर साहब ने, मतलब लोकुर साहब की एक रिपोर्ट है इस कमेटी की जिन्होंने ईवीएम को लेकर संदेह व्यक्त किया, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता सड़क पे खड़े होकर के बता रहे हैं कैसे इसको हैक किया जा सकता है, तो आम आदमी क्यों नहीं मानेगा? और मैं मान लेता हूं, हमें नहीं पता कि हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस निर्वाचन की प्रक्रिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से लगभग सभी इसको लेकर के संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की और सरकार की नहीं है? और अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो खड़गे साहब के आशंका को निर्मूल कैसे कर सकते हैं आप? निर्वाचन की प्रक्रिया 0% संदेह से मुक्त होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। और उस पूरे के पूरे संदेह के वातावरण को, जो संदेह का वातावरण छाया हुआ है, उसको लेकर के आप उस संदेह को दूर नहीं करना चाहते। अब एक नया उसमें मामला आ गया कि जो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है उसके इंडिपेंडेंट गवर्नर डायरेक्टर्स में से 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आखिर राजनीतिक प्रतिबद्धता के लोगों को वहां पे डायरेक्टर क्यों बनाया गया?
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाने के पीछे मंतव्य क्या रहा है? क्या अगर इंडिपेंडेंट गवर्नर डायरेक्टर बनाने के पीछे जो मंशा रही है वह राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को नियुक्त करके उस मंशा को आप पूरी कर सकते हैं? संभव है ये? कतई संभव नहीं है। वो अगर 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 बीजेपी के भी नहीं हो, किसी राजनीतिक दल के हो, अगर वो उस विषय की जानकार नहीं है, विशेष विशेषज्ञ नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने का मतलब क्या हुआ? क्यों है वो? और अगर राजनीतिक दल के लोग हैं और खासकर सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, वो सत्तारूढ़ दल से उनकी प्रतिबद्धता है, तो संदेह क्यों नहीं होगा? ईवीएम बनाने की अकेला प्रतिष्ठान है वो भारत सरकार का, तो अगर वहां पे गवर्नर है तो किस बात के लिए गवर्नर बनाए गए हैं? अगर वो अपना किसी भूमिका के पैसा ले रहे हैं तो भी आपत्तिजनक है। उस उत्पाद पर निगाह रखने के लिए बनाए गए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो भी आपत्तिजनक है। विशेष विशेषज्ञ नहीं है जिस मंशा के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, वो उद्देश्य पूर्ति नहीं होती, तब भी आपत्तिजनक है। क्यों रखा है आपने? तो क्यों आम आदमी के मन में यह नहीं आशंका पैदा होगी कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जो स्वतंत्र निदेशक हैं वह सरकार के मंतव्यों को पूरा करने के लिए है? इस आशंका को तो निर्मूल नहीं किया जा सकता। अगर वह कोई स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त करने के किसी भी पैरामीटर में फिट नहीं बैठते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं इसमें। ये इस बात और लगातार एक अगर कोई विपक्ष का नेता कोई गतिविधि करता है तो आप उसका उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। आप उड़ीसा की बात कीजिए। उड़ीसा में केवल नवीन पटनायक के साथ उनके पिताजी की भी एक लीगेसी है। सीनियर पटनायक साहब निश्चित रूप से मैं उड़ीसा जाकर के भी मैंने महसूस किया और आपको भी होगा कि उनका बहुत सम्मान है। आज भी लोग उनको बहुत आदर से याद करते हैं, लेकिन वो उनको आदर से उनकी राजनीति के लिए याद करते हैं। उन पटनायक साहब में की जो राजनीतिक सोच रही है, जिस तरह एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो उनकी भूमिका रही है, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। इसलिए याद नहीं करते हैं कि आप कितने प्रतापी, आपका जो प्रताप है वह आपके कर्तव्यों के कारण है, आपके दायित्व निर्वहन के कारण है। और बिजू पटनायक सामान्य नेता नहीं है, उड़ीसा के बहुत बड़े नेता है। और आज भी उनके बारे में जो लोग आज के लोग जो उनको याद करते हैं, वो मैंने लोग बताते हैं कि जब बिजू बाबू भाषण देते थे, लोग हाथ जोड़ कर उनका भाषण सुनते थे, जैसे किसी देवी देवता को सुन रहे हो। एक कुछ तरह की उनकी छवि रही है। उस लेगेसी को नवीन पटनायक लेके आगे बढ़ा रहे हैं। यह सही है। यह नवीन पटनायक के साथ ही नहीं, यह अधिकांश राजनेताओं को आप देखेंगे कि वह स्कूटी के बल पर अपनी सत्ता चलाने का प्रयास करते हैं। ये वो पुराने नेता, ये मतलब वह पुरानी पीढ़ी के नेता थे जो अपने राजनीतिक कौशल, अपने राजनीतिक संवाद, लोगों से प्राप्त जो फीडबैक होता था, वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से उनके संपर्क, उसके आधार पर निर्णय लेते थे, क्योंकि वो पब्लिक में रहते थे। पब्लिक के बीच से उनका जीना, उनकी गतिविधियां होती थी। आज किस नेता को आप देखते हैं? अधिकांश नेता जो एक बार चुन जाने के बाद अपने अपने खोल में हैं और अपने अपने तरीके से सत्ता चलाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन बाबू के साथ भी स्थिति यही है। लेकिन कम से कम नवीन बाबू ने, अब अगर कुछ गवर्नेंस की अगर बात कीजिएगा, तो उन कई जगहों पर, माने जैसे अगर आप उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा में प्राकृतिक तूफान आने की घटनाएं खूब होती हैं, लेकिन उसमें जान माल के नुकसान का जो प्रतिशत है वो बहुत कम हुआ। ये एक तरह की उनकी तैयारी रही, लोगों को सचेत करने, पूरे के पूरे इलाके को खाली करा लेने, तूफान के गुजर जाने के बाद पुनर्वास करने, नुकसान की भरपाई करने, इन तमाम कार्यों में एक रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने मानक स्थापित किया। यह जरूर है कि अगर आप अपने राजनीतिक दल के लोगों को, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, तो हो सकता है कि आपके पास एक अपने कार्यों का, अपने अपने पूर्वजों के पुण्यों का एक संचित निधि आपके पास सुरक्षित है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ इनपुट नहीं डालेंगे तो संचित निधि खत्म होने में देर नहीं लगती है। जी। राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अपने राजनीतिक नेताओं के बल पर ही आगे बढ़ने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आप लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं। हालांकि पटनायक पूरा किया, तो मेरा अपना ये मानना है कि नवीन पटनायक, आप सोचिए कि उड़ीसा के इतिहास में नहीं, कई राज्यों के इतिहास में जितने मंत्री इस्तीफा नहीं दिए हैं, उससे कई गुना मंत्री वहां सह किए गए, मतलब हटा दिए गए। मतलब ये नहीं कहा जाता किसी का आप इस्तीफा दीजिए, हटा दिए गए।
ये उनकी शैली है। लेकिन है क्या कि कोई अनपैरेलल नेता उस स्टेचर का वहाँ डेवलप नहीं कर पाया। और एक ये निश्चित रूप से एक एक हम आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक गवर्नेंस की छाप नवीन पटनायक अपने राज्य में छोड़ने में सफल रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर अभी तक नहीं लगे। बाकी अन्य जो चर्चाएं उनके बारे में होती हैं, न उसकी पुष्टि की जा सकती है, न उसका खंडन किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से अपने संगठन की उपेक्षा कर रहे हैं, वह माने किसी राजनीतिक दल के लिए एक शुभ संकेत तो नहीं है। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि यह देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है और उनको सोचना पड़ेगा कि वह अगर अपने राजनीतिक अधिकारों, राजनीतिक जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क नहीं होंगे, तो खड़गे साहब की आशंका को आप आधार ही नहीं कर सकते।